हेलो एवरीवन। आज का जो टॉपिक है वो है मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन प्रॉब्लम यूजिंग डायनेमिक प्रोग्रामिंग। अनदर प्रॉब्लम है जिसको हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग के थ्रू सॉल्व करेंगे। ये ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है। पहले इसको समझने से पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं कि व्हाट इज़ द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या होता है कि जैसे यहाँ पर दो मैट्रिक्स गिवन है ए और बी। ए का जो डायमेंशन है वो कितना है 2x3 और बी का जो डायमेंशन है वो कितना है 3x2। अगर हम इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन के लिए पहली जो कंडीशन है वो क्या है कि फर्स्ट मैट्रिक्स की कॉलम की वैल्यू सेकंड मैट्रिक्स के रो की वैल्यू के बराबर होना चाहिए। अगर ये बराबर है तभी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। तो यहाँ पर देखें तो फर्स्ट मैट्रिक्स की कॉलम की वैल्यू सेकंड मैट्रिक्स के रो की वैल्यू के बराबर है तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। जब हम इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो लेट्स अज्यूम कि जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है उसको हमने बोल दिया सी। और C की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये जो फर्स्ट रो है उसको हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट कॉलम से। तो ये मेरी ये वैल्यू कैलकुलेट होके आई है कि A11 को B11 से मल्टीप्लाई करेंगे, A12 को B21 से, A13 को B31 से। ठीक है, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई हो गया। फिर फर्स्ट रो किससे मल्टीप्लाई होगा, सेकंड कॉलम से। तो ये इसकी सेकंड वैल्यू बन गई। उसके बाद जो ये सेकंड रो है उसको वापस से किससे मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट कॉलम से, और इसको वापस किससे मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड कॉलम से। तो ये मेरा क्या रहेगा, रिजल्टेंट मैट्रिक्स रहेगा। ठीक है, तो इस रिजल्टेंट मैट्रिक्स में हमने कितने नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशंस परफॉर्म करे देखें तो ये है 1 2 3 4 5 6 और हर रो में अगर 6 है तो 12 कितने टोटल मल्टीप्लिकेशन हो गए, 12। ठीक है, और जो ये रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनी है उसका डायमेंशन कितना है, ये इसका डायमेंशन है 2x2 का। ए मैट्रिक्स का डायमेंशन था 2x3 का, बी का था 3x2 का। तो अगर रिजल्टेंट मैट्रिक्स का डायमेंशन हम यहाँ लिख दें कि रिजल्टेंट मैट्रिक्स का डायमेंशन क्या हो गया 2x2, तो अगर इसमें देखें तो यानी इन दोनों की जो रो और कॉलम की वैल्यू है उसको हटा दें तो फर्स्ट मैट्रिक्स के रो और लास्ट मैट्रिक्स के कॉलम दोनों से मिलकर क्या बन गया, इस सेकेंड। एंड जो टोटल मल्टीप्लिकेशन है वो कितने हुए हैं यहाँ पर, 12 मल्टीप्लिकेशन। तो 12 कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि 2x3 इंटू 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2, टोटल क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ये 2 क्या हो गया, फर्स्ट मैट्रिक्स की रो की वैल्यू होगी। 3 इन दोनों में क्या हो गया था, कॉमन था, उसको ले लिया हमने, और रिमेनिंग 2 को भी हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया। इसका ये बोल दे कि ये अगर आपका i है और इसको डिनोट कर देते हैं अपन k से, और इसको बोल देते हैं k, और ये हो गया डिनोट हमने इसको कर दिया j से। तो अगर दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन कितने परफॉर्म होंगे वो किससे निकाल सकते हैं, हम किससे निकाल सकते हैं, इस फॉर्मूले से i मल्टीप्लाइड बाय j मल्टीप्लाइड बाय k से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 12 मल्टीप्लिकेशन हमारे निकल चुके हैं। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हमने समझ लिया, अब आते हैं मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन प्रॉब्लम पर। तो मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन प्रॉब्लम को समझने से पहले मैं इसकी डेफिनेशन रीड कर देती हूँ। डेफिनेशन है कि मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन इज अ ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम दैट टू फाइंड द मोस्ट इफिशिएंट वे टू मल्टीप्लाई गिवन सीक्वेंस ऑफ मैट्राइसेस। एक एग्जाम्पल लिखा है मैंने यहाँ पर, इस डेफिनेशन को फिर से आते हैं। ये 3 मैट्रिसेस है ए बी और सी। ये फर्स्ट मैट्रिक्स का डायमेंशन है, सेकंड मैट्रिक्स का डायमेंशन है और थर्ड मैट्रिक्स का डायमेंशन है। हमें इन 3 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, जब 3 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो मैट्रिक्स के बारे में कुछ प्रॉपर्टीज़ भी जान लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी हो गई कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होता, मतलब आप इनके ऑर्डर को चेंज नहीं कर सकते। अगर ए मैट्रिक्स पहले लिखी है और बी मैट्रिक्स बाद में लिखी है तो ये इसी सीक्वेंस में होने चाहिए। ठीक है, इसके अलावा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, एसोसिएटिव होता है। एसोसिएटिविटी का मतलब क्या होता है कि अगर आपने इनको पहले मल्टीप्लाई करा और फिर इसका जो रिजल्ट आया उसको इससे मल्टीप्लाई करा, या फिर आपने पहले ए और बी को मल्टीप्लाई करा फिर इसके रिजल्ट को सी से मल्टीप्लाई करा, तो इनके रिजल्ट में कोई डिफरेंस नहीं आता। ठीक है, अब मेरे पास 3 मैट्रिक्स है, मुझे इनको मल्टीप्लाई करना है,
तो मल्टीप्लिकेशन में मुझे कितने नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन लगेंगे, यानी यहाँ पर अगर हम बोले कि मेरे पास दो पॉसिबिलिटीज़ है, कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज़ है कि मैंने पहले ए और बी को मल्टीप्लाई कर दिया, फिर उनके रिजल्ट को मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगी, सी से कर दूंगी, या फिर मैंने पहले बी और सी को मल्टीप्लाई करा, फिर जो इनका रिजल्ट आएगा वो मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगी, ए से मल्टीप्लाई करूँगी। तो क्या मल्टीप्लिकेशन इस तरह से परफॉर्म करने पर क्या मेरे नंबर ऑफ ऑपरेशंस जो होंगे उनमें कोई डिफरेंस आएगा क्या? पहले हम उसको कैलकुलेट करके देख लेते हैं। जो ए मैट्रिक्स है उसका डायमेंशन है 5x4 का, और जो बी मैट्रिक्स है उसका डायमेंशन कितना है 4x6 का। तो इसमें कितने नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशंस परफॉर्म करेंगे, 5 × 4 × 6। अभी मैंने आपको इससे पहले फॉर्मूला बताया था कि अगर ये आई है और ये के है, ये भी के हो गया और ये जे हो गया, तो फॉर्मूला क्या था, आई मल्टीप्लाइड बाय के मल्टीप्लाइड बाय जे। इतने नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर परफॉर्म करने पड़ेंगे। तो ये मैंने लिख दिया इसका। अच्छा, जब ये ए और बी दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा 5x6 का। ये बीच वाली वैल्यू हट जाती है, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू मिलकर रिजल्टेंट मैट्रिक्स का डायमेंशन बन जाते हैं। तो ये मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, इस वैल्यू को कैलकुलेट करें तो ये कितना हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 हो गया 20, और 20 मल्टीप्लाइड बाय 6 हो गया 120। तो ये 120 ऑपरेशंस कब आए, जब मैंने ए और बी को मल्टीप्लाई करा। अब ये जो इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बाद जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनी उसको मुझे किससे मल्टीप्लाई करना है, सी से, और सी का डायमेंशन कितना है 6x2 का। तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स में कितने नंबर ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन करने पड़ेंगे मुझे, उसको देखें तो वो कितने हो जाएंगे, 5x6x2। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी टोटल, ये हो जाएगी 30 और ये हो गया 60। तो इन दोनों को अगर जोड़े, क्योंकि इतने नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन, टोटल नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन निकाल ले हमें कि जब हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने नंबर ऑफ मैट्रिक्स जो मल्टीप्लिकेशंस हैं वो हमें परफॉर्म करने पड़ेंगे। तो ये टोटल हो जाएंगे 120 + 60, यानी ये हो गए 180। अब इधर वाला एनालाइज कर लेते हैं। यहाँ पर देखें तो बी और सी का डायमेंशन कितना है, ये बी है और ये सी है। अगर इसको आई मान ले, ये के हो गया और ये के हो गया और ये मेरा क्या हो गया, जे। तो पहला तो चेक कर लेते हैं कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कि नहीं। यहाँ पर है पॉसिबल। इसका भी जो कॉलम की वैल्यू है वो सेकंड मैट्रिक्स के रो की वैल्यू के बराबर है, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तो पॉसिबल था। ठीक है, तो अब कितने नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशंस हमको परफॉर्म करने पड़ेंगे, तो वो कितना हो जाएगा, 4x6x2, और ये टोटल कितना हो जाएगा, इस टोटल वैल्यू हो जाएगी इसकी 6 मल्टीप्लाइड बाय 4 यानी 24, और ये हो गया 48। अच्छा, जब ये मैं दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना निकल जाएगा, 4x2 का निकल जाएगा, और ए का जो ऑर्डर है वो कितना है, 5x4 का। अभी भी देखिए ये 4 जो इसके रो कॉलम की वैल्यू है वो इसके रो की वैल्यू के बराबर है, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तो पॉसिबल है। तो जब ये और इसके रिजल्ट को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने नंबर ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म करने पड़ेंगे, 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 2। ठीक है, और ये 40 और 8 वैल्यू पहले से ही हमारी जब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करा, तो इतने नंबर ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हमें परफॉर्म करने पड़ेंगे। तो ये कितना हो गया, 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 हो गया 20, और ये 2 हो गया आपका 20 और 2 हो गया 40, और ये आ गया 48। तो टोटल कितने हो गए, 88। जब हमने ए बी और सी को तीनों को मल्टीप्लाई करना था और हमने क्या करा, हमारे पास दो चॉइसेस है कि या तो मैंने पहले ए बी को मल्टीप्लाई कर दे, फिर जो रिजल्ट आएगा उसको सी से कर दे, या फिर पहले बी और सी को मल्टीप्लाई कर दे, फिर जो रिजल्ट आएगा उसको किससे मल्टीप्लाई कर दे, ए से मल्टीप्लाई कर दे। तो जो मल्टीप्लिकेशंस हैं, टोटल नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशंस हैं, उनमें कितना डिफरेंस आया, एक में आ रहा है 180 और एक में आ रहा है कितना, 88। तो कितना डिफरेंस है, मतलब अगर हमने पहले बी और सी को मल्टीप्लाई करा होता और फिर उसके रिजल्ट को ए से मल्टीप्लाई करते तो हमें नंबर ऑफ स्केलर ऑपरेशंस कम परफॉर्म करने होते। ठीक है, तो जब नंबर ऑफ स्केलर ऑपरेशन कम परफॉर्म करने पड़ते, मतलब हमारा ये वाला जो पैरेंथाइजेशन वाला प्रोसेस है, मतलब हमने पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करा फिर इसके रिजल्ट को मल्टीप्लाई करा, तो ये हमारा क्या रहता, बेस्ट रहता।
तो अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन प्रॉब्लम क्या बोलती है कि आपको सीक्वेंस ऑफ मैट्रिसेस दी हुई है। जब सीक्वेंस ऑफ मैट्रिसेस गिवन होगी, जैसे ए बी सी डी ई, बहुत सारी मैट्रिसेस गिवन है, तो आप उनको किस ऑर्डर में परफॉर्म करें, किस ऑर्डर में मल्टीप्लाई करें कि आपके नंबर ऑफ स्केलर ऑपरेशंस हैं वो कम से कम हो। पर ये जो प्रॉब्लम है ए बी सी डी, जैसे यहाँ 5 मैट्रिसेस है, अगर ये 10 तक होती तो आपके कितने कॉम्बिनेशन बन जाते हैं। जैसे ए बी सी 3 मैट्रिक्स थी तो 2 कॉम्बिनेशन बने कि पहले इनको मल्टीप्लाई कर दिए, फिर इसको रिजल्ट को इससे मल्टीप्लाई कर दिए। पर अगर जैसे 4 मैट्रिक्स होती, फॉर एग्जाम्पल ए बी सी डी, 4 मैट्रिसेस है, तो 4 मैट्रिक्स को किस किस ऑर्डर में मल्टीप्लाई कर दे सकते हैं। पहले इनको मल्टीप्लाई कर दिया, फिर या फिर पहले ए बी और सी डी को मल्टीप्लाई कर दिया, या फिर बी और सी को पहले मल्टीप्लाई करा, फिर इनके रिजल्ट को इनसे मल्टीप्लाई करा, ठीक है, और डी को बाद में रहने दिया। या फिर अगर हमारे पास 4 मैट्रिक्स होती तो ये हमारे पास 5 कॉम्बिनेशन बन सकते थे, ठीक है। जैसे जैसे मैट्रिसेस बढ़ती जाएगी ये कॉम्बिनेशंस ज़्यादा होते जाएंगे, ठीक है। मतलब अगर ये 4 मैट्रिक्स है तो कितने नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन है, 5। अगर यही 5 मैट्रिक्स होती ए बी सी डी ई, तो ये जो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस हैं वो कितने होते, 14 होते, ठीक है। तो अब मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन प्रॉब्लम क्या बोलती है कि आप इन चारों मैट्रिक्स को इस ऑर्डर में मल्टीप्लाई करें ताकि जो नंबर ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशंस हैं वो आपको कम से कम परफॉर्म करने पड़े। जैसे अभी वाले एग्जांपल में था कि जैसे अगर हम इनको इस ऑर्डर में मल्टीप्लाई करें तो हमें कितने नंबर ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म करने पड़ रहे हैं, 180 स्केलर मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करने पड़ रहे हैं। या फिर सीधे बोल दें कि इसकी कॉस्ट कितनी निकल रही है, 180 स्केलर मल्टीप्लिकेशन, पर इसकी कॉस्ट कितनी निकल रही है, 88। तो पहले आपको ऑर्डर फाइंड करना पड़ेगा कि आप इन मैट्रिसेस को किन सीक्वेंस में मल्टीप्लाई करें कि नंबर ऑफ ऑपरेशंस आपके कम हों। तो अब ये मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन की डेफिनेशन रीड कर देती हूँ मैं अगेन। फॉर ए गिवन मैट्रिसेस, और मैट्रिक्सेस का डायमेंशन दिया हुआ है P0 P1 डैश Pn करस्पॉन्डिंग टू मैट्रिक्स सीक्वेंस A1 A2 AN। ये मैट्रिक्सेस की सीक्वेंस है वेयर AI हैज़ डायमेंशन Pi-1 multiplied by Pi. Determine the multiplication sequence that minimize the number of scalar multiplication in computing A1 to AN. That is determine how to parenthesize the multiplication, कि आप इनको कैसे पैरेंथाइज करें कि आपके नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन कम हो सके। जैसे इन दोनों में कि क्या हम पैरेंथाइज यहाँ ऐसे करें या फिर पैरेंथाइज यहाँ ऐसे करें, तो नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन फाइंड आउट करने पड़ेंगे। और जब नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन फाइंड आउट कर लिए तो जिसमें हमें मिनिमम टाइम लग रहा होगा या मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म करने होंगे तो उसको हम क्या कर ले लेंगे, उस ऑर्डर को चूज़ करते हुए हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करेंगे। अब ये जो प्रॉब्लम है मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन प्रॉब्लम, इसको अगर हमें किसके थ्रू सॉल्व करना है, डायनामिक प्रोग्रामिंग के थ्रू। तो डायनामिक प्रोग्रामिंग पर मूव करने से पहले जरा ब्रूट फोर्स अप्रोच देख लेते हैं, जिसमें हम बोलते हैं कि हम ट्राई ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन। जैसे यहाँ पर जब 4 मैट्रिसेस है तो आपको कितने कॉम्बिनेशन ट्राई करने पड़ेंगे, 5 कॉम्बिनेशन ट्राई करने पड़ेंगे। कैसे होंगे 5 कॉम्बिनेशन, ज़रा देखें। जैसे ये 4 मैट्रिसेस हैं ए बी सी डी, क्या हम इनको यहाँ पैरेंथाइज करें या फिर बोल दें कि यहाँ हम डिवाइड करें, तो ये कैसे हो जाएगा कि एक साइड तो हो जाएगा ए और एक साइड क्या हो जाएगा बी सी और डी, ठीक है। या फिर हम इनको स्प्लिट कहाँ से करें, यहाँ से करें, तो एक ऑप्शन क्या हो जाएगा जिसमें एक साइड पहले हम ए बी को मल्टीप्लाई कर देंगे फिर सी डी को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। थर्ड ओपिनियन बोल रहे हैं कि हम स्प्लिट कहाँ से करें, इस पोजीशन से करें, तो हमारे अगेन कॉम्बिनेशन क्या हो जाएंगे, ए बी सी और एक लास्ट वाला बच जाएगा डी। यानी आप क्या कर रहे हैं, बड़ी प्रॉब्लम को छोटी स्मॉल प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ हमको सारे कॉम्बिनेशन ट्राई करने हैं। तो सारे कॉम्बिनेशन में हमने बोल रहा है कि अगर आपके ए बी सी डी 4 मैट्रिसेस है तो क्या आप पैरेंथेसिस यहाँ लगाएंगे, पहली चॉइस। क्या आप पैरेंथेसिस यहाँ लगाएंगे, दूसरी चॉइस।
तीसरी चॉइस क्या बोल रहे हैं कि आप पैरेंथेसिस यहाँ लगाएंगे, तो मतलब आप सारी चॉइसेस कंसीडर कर रहे हैं। तो अभी मैंने बोला कि अगर मैंने पहले स्प्लिट यहाँ पर करा, मतलब ये 4 मैट्रिसेस को स्प्लिट करा और मल्टीप्लाई करने की कोशिश करी, तो जब यहाँ स्प्लिट करा तो एक साइड सिर्फ ए बची और दूसरी साइड कॉम्बिनेशन क्या बचा, बी सी डी। इसके भी अगेन कॉम्बिनेशन बन सकते हैं क्या, इसको अगेन डिकम्पोज कर दिया बी सी डी में, या फिर एक साइड कर दिया बी सी और एक साइड क्या कर दिया डी। ठीक है, इस ए बी को आगे डिवाइड करें तो ये क्या हो जाएगी, ए एक साइड आ जाएगी, एक साइड बी, इस साइड क्या आ जाएगा, सी और डी। इस वाले कॉम्बिनेशन की बात करें तो ये कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, ये कॉम्बिनेशन हो जाएगा, इस साइड तो डी अकेला है, मतलब डी को अपने आप से मल्टीप्लाई करने में कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करने वाले, पर इन तीन को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो फिर हमारे पास दो चॉइसेस हैं। कौन कौन सी दो चॉइसेस है कि आप पहले ए बी को मल्टीप्लाई करें और सी को अलग रहने दें, या फिर आप पहले किसको मल्टीप्लाई करें, ए को अलग रहने दें और बी सी को मल्टीप्लाई करें। तो ये भी इसकी क्या हो गई, दो चॉइसेस हो गई। तो आप क्या कर रहे हैं कि हर एक चॉइस कंसीडर कर रहे हैं। अब जैसे यहाँ पर है सी डी, तो सी को अलग मल्टीप्लाई, सी और डी को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ बी और सी को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ ए और बी को मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ बी और सी को मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमने सारे पॉसिबल चॉइसेस कंसीडर कर ली। तो जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास 4 मैट्रिक्स होती तो 5 कॉम्बिनेशन बनते, और अगर आपके पास 5 मैट्रिसेस हैं तो आपके पास कितने कॉम्बिनेशन बनने वाले हैं, 24 कॉम्बिनेशन, 14 कॉम्बिनेशन आपके बनने वाले हैं। तो अब अगर आप सारी पॉसिबिलिटीज़ ट्राई करेंगे और इतने नंबर ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे, तो ये फाइंड आउट करना कि कौन सा ऑपरेशन कम टाइम लेगा वो बहुत डिफिकल्ट होगा। जैसे यहाँ की बात करें, यहाँ पर आपके पास 3 चॉइसेस है, एक ये वाला पाथ, एक ये वाला पाथ और एक ये वाला पाथ, 3 पाथ है। तो इधर आपने मिनिमम निकाल लिया, इधर भी आपने मिनिमम निकाल लिया, इधर भी आपने मिनिमम ऑपरेशंस निकाले। ये फर्स्ट चॉइस हो गई, ये सेकंड हो गई और थर्ड हो गई। तो आपको इन तीनों में से चूज़ करना है कि किस में आपको मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस लगने वाले हैं। ठीक है, जिसमें मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस लगेंगे वहाँ से आप इस ऑर्डर को क्या करेंगे, पैरेंथाइज करेंगे। अगर इसमें मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन लगेंगे तो इसका मतलब आप पहले किसको पैरेंथाइज करेंगे, बी सी डी को पैरेंथाइज करेंगे। ठीक है, तो अगर आप ब्रूट फोर्स अप्रोच अप्लाई करते हैं तो ये नंबर किस में होने वाला है, एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में होने वाला है। कैसे होने वाला है, अगर इसको देखें तो नंबर ऑफ पैरेंथाइजेशन पॉसिबिलिटीज़ क्या होगी, Tn इक्वल्स टू समेशन ऑफ k इक्वल्स टू 1 n-1 tk प्लस tk मल्टीप्लाइड बाय tn माइनस k। ये क्या है, विच इज़ रिलेटेड टू कैटलन नंबर। कैटलन नंबर क्या होता है, कैटलन नंबर की सीरीज़ मैंने लिखी है 1, 1, 2, 5, 14, 42, 132, 429। मतलब ये किस टाइप की सीरीज़ है, कैटलन नंबर है, ये कैटलन नंबर की सीरीज़ है। और इसकी अगर nth टर्म निकालनी है तो ये इसका फॉर्मूला है जिसको हम लिख सकते हैं 2n c n और n+1। अब ये कैटलन नंबर और मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है, जैसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे अगर आपके पास सिंगल मैट्रिक्स है, ठीक है, तो सिंगल मैट्रिक्स के केस में आपको कितने पैरेंथाइजेशन करने हैं, 0। ठीक है, तो यहाँ पर 0 ना लेते हुए हम फैक्टोरियल 1 या फैक्टोरियल 0 कितना होता है, 1 ही होता है। तो हम इसको कंसीडर कर लेते हैं कि आपको कितने पैरेंथाइजेशन या कितने नंबर पैरेंथाइजेशन करने हैं, 0 नंबर ऑफ पैरेंथाइजेशन करने हैं, आपके पास कोई चॉइस नहीं है। पर जब आपके पास 2 मैट्रिसेस हैं तो आप कितने पैरेंथाइजेशन कर सकते हैं, सिंगल। ठीक है, मतलब आपके कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, सिंगल। यानी जब आपकी 2 मैट्रिसेस हैं तो आपके पैरेंथाइजेशन कितने कॉम्बिनेशन के बन सकते हैं, सिंगल कॉम्बिनेशन के। अगर आपकी 3 मैट्रिसेस है ए बी सी, तो आपके पैरेंथाइजेशन कितने हो सकते हैं, या तो ए बी हो सकता है, ए बी सी, या फिर ए को बाहर रहने दिया और बी सी, यानी 2 चॉइसेस हो सकती है। तो इसका मतलब हो गया अगर P3 है, मतलब 3 मैट्रिसेस हैं, तो आपके 2 पैरेंथाइजेशन पॉसिबल है। जब सिंगल मैट्रिक्स है तो आपको कुछ भी पैरेंथाइजेशन नहीं करना है, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, 0 फैक्टोरियल, क्योंकि यहाँ कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं तो यानी 0 पैरेंथाइजेशन है और यहाँ कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगेगा, इसलिए 0 फैक्टोरियल मतलब 1 ही होगा। तो हम ऐसा बोल रहे हैं कि जब सिंगल यानी जब 1 मैट्रिक्स हैं तो आपको कितने नंबर ऑफ पैरेंथाइजेशन करने हैं, ओनली 1। जब 2 मैट्रिसेस हैं तो आपको कितने पैरेंथाइजेशन करने हैं, आपके पास कितनी चॉइसेस रहेगी, सिर्फ एक। आपने जैसे ए और बी 2 मैट्रिसेस हैं, इनको आप किस में पैरेंथाइज कर रहे हैं, सिंगल
पैरेंथाइजेशन में कंबाइन कर रहे हैं, ठीक है। जब आपके पास 3 मैट्रिसेस होगी तो 3 मैट्रिसेस जैसे ये ए बी और सी, तो इनको पैरेंथाइज करने के 2 तरीके हो जाएंगे कि एक आप ए बी को पहले कंबाइन कर दिया फिर सी को कंबाइन करेंगे, ठीक है, या फिर पहले बी सी को कंबाइन कर दिया फिर ए पूरे को पैरेंथाइज करेंगे। तो ये आपकी कितनी चॉइस हो गई? 2, यानी 2 कॉम्बिनेशन बन गए। तो यहाँ पर हमने लिख दिया P3 इक्वल्स टू 2। जब 4 मैट्रिसेस होंगी, जैसे ये 4 मैट्रिसेस है, तो कितने पैरेंथाइजेशन पॉसिबल है या कितने नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं? 1 2 3 4 5 बन सकते हैं। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि P4 जब 4 मैट्राइसेस है तो हमारे कितने कॉम्बिनेशन होंगे? 5। और मैंने आपको बताया है कि जब आपके पास 5 मैट्राइसेस है जैसे ए बी सी डी ई, तो आपके कितने पैरेंथाइजेशन के कॉम्बिनेशन बनेंगे? 14 बनेंगे। तो अगर ये नंबर देखिए तो एक ऐसा नंबर हो गया, जब एक मैट्रिक्स है तो 1, 2 मैट्रिक्स है तो 1, 3 मैट्रिक्स है तो 2, यानी 1 1 2, उसके बाद 4 मैट्रिसेस है तो 5, फिर 14, यानी ये किस टाइप की सीरीज़ बन रही है? कैटेलन सीरीज़ बन रही है, ठीक है। तो कैटेलन सीरीज़ के का निकालने का फॉर्मूला क्या है? ये रहा इसका फॉर्मूला। nth टर्म निकालने का फॉर्मूला है ये। इस nth टर्म को हमने यहाँ पर प्रॉपरली लिख दिया है 2n अपॉन n+1। यहाँ पर Pn इक्वल्स टू क्या है? Cn-1 है, इसलिए हमने यहाँ n इक्वल्स टू क्या लिया है? n-1 है। तो ये फॉर्मूला किस में कन्वर्ट हो जाएगा? nth टर्म निकालने वाला फॉर्मूले में n की जगह हमने क्या पुट कर दिया है? n-1 पुट कर दिया है। तो ये nth टर्म निकालने का फॉर्मूला हो गया किसका? कैटेलन फॉर्मूला, कैटेलन नंबर का, ठीक है। अब टेस्ट कर लेते हैं। जैसे n की वैल्यू 4 है, तो अगर इसी फॉर्मूले में वैल्यू रखें तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी? n की जगह 4 रख देंगे तो ये बन जाएगा 2 4 - 1 c 4 - 1 अपॉन 4, तो ये हो जाएगा 6c3 अपॉन 4। और इसको फॉर्मूला लगा दिया है, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगा दिया है, तो ये वैल्यू कितनी मिल गई मुझे? 5 मिल गई। जो कैटेलन नंबर होता है वो असिम्प्टोटिकली एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में ग्रो करता है। तो अगर हम इतने टाइप के कॉम्बिनेशन निकाले, यानी जैसे जैसे हमारी मैट्रिसेस बढ़ती जाएगी, जैसे अभी 5 थी तो 14 कॉम्बिनेशन थे, 6 7 8 या मान लीजिए 10 तक हो गई मैट्रिसेस, 1 to 10, तो हमारे नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस किसके फॉर्म में बढ़ेंगे? एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में बढ़ेंगे। किसके रेस्पेक्ट में? n के रेस्पेक्ट में। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को मैंने किसके फॉर्म में लिखा है? ये लिखा है मैंने 4 की पावर n अपॉन n की पावर 3/2। यानी अगर आप कॉम्बिनेशंस निकालने में कि आप किस ऑर्डर में उनको मल्टीप्लाई करें, अगर आपके पास 10 मैट्रिसेस हैं और उनको किस ऑर्डर में मल्टीप्लाई करें और वो कॉम्बिनेशन निकालें, तो आपको इतना टाइम लग जाएगा, यानी एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में टाइम लग जाएगा। तो टाइम इतना ज़्यादा लग जाएगा तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन और डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? अब डायनेमिक प्रोग्रामिंग का यूज़ करेंगे। तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग का जब यूज़ करेंगे तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग क्या बोलती है कि जब भी किसी पर डायनेमिक प्रोग्रामिंग लगाते हैं तो 2 प्रॉपर्टीज़ फॉलो होती है। एक ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर और दूसरी ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम। अब डायनामिक प्रोग्रामिंग अप्लाई कर रहे हैं क्योंकि अगर ब्रूट फोर्स अप्रोच अप्लाई करी होती तो हमें एक्सपोनेंशियल टाइम लगने वाला था। तो अब डायनामिक प्रोग्रामिंग अप्लाई करके हम देखते हैं कि इस प्रॉब्लम के टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को क्या रिड्यूस करा जा सकता है क्या। तो डायनामिक प्रोग्रामिंग उन एल्गोरिथम पे लगती है जिन पे ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर प्रॉपर्टी होनी चाहिए या फिर ओवरलॉप या ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर प्रॉपर्टी फॉलो करना चाहिए और ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स को भी फॉलो करना चाहिए। तो ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर प्रॉपर्टी क्या हो गई? जैसे ये मैंने आपको बताया था कि अगर 4 मैट्राइसेस है तो आप इनको पैरेंथाइजेशन कैसे कैसे कर सकते हैं? एक यहाँ पर कर सकते हैं, एक इस जगह पर कर सकते हैं, ठीक है, यानी इन 2 का बना दिया, या फिर पहले इन 3 का बना दिया और ये चौथा सिंगल रख लिया। तो ये मैंने 3 पाथ बना दिया आपके कि फर्स्ट वाले में हमने ए को अलग रखा और बी सी डी अलग कर दिया, इसमें ए बी और सी डी को अलग कर दिया और इसमें ए बी सी को एक साइड रखा और डी को अलग कर दिया। यानी आप बड़ी प्रॉब्लम को स्मॉलर सब प्रॉब्लम में डिवाइड कर रहे हैं। आगे इस बी सी डी के 2 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, या तो बी अलग हो गया और सी डी एक साथ हो गए, या फिर बी सी एक साथ हो गए और डी। यानी आपकी बड़ी सब प्रॉब्लम अगर छोटी सब प्रॉब्लम में सॉल्व हो जाए, यानी आप पहले उसको छोटी सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर दें और छोटी सब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालें, तो आप
उसका यूज़ करते हुए बड़ी बिग प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मेरे पास 3 पाथ है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। जो इन तीनों में से मुझे मिनिमम देगा उस वाले कॉम्बिनेशन को हम यूज़ कर लेंगे। जैसे अगर ये मिनिमम देता है तो मेरा कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, या पैरेंथाइजेशन कैसे मैं कर दूंगी कि मैं ए बी और सी डी को, ए बी को पहले मल्टीप्लाई करूंगी, फिर सी डी को, और फिर जो इससे इसका जो रिजल्ट होगा और इसका जो रिजल्ट होगा उन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगी। तो यहाँ पर 3 चॉइसेस थी, और 3 चॉइसेस में कौन सी कंसीडर करेंगे, जो मुझे मिनिमम ऑप्टिमल सॉल्यूशन देगी। ठीक है, तो ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर प्रॉपर्टी में क्या बोलती है कि अगर आप बिग प्रॉब्लम है उसको स्मॉलर सब प्रॉब्लम में डिवाइड कर दो, स्मॉलर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैलकुलेट करके आप बिग प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लो। तो ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर प्रॉपर्टी ये फॉलो कर रहा है। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या लिखी है मैंने, ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम। तो ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम का मतलब क्या है, जैसे आप यहाँ पर ऑब्जर्व करें तो ये सी डी यहाँ पर यूज़ हो रहा है, ये सी डी इस जगह पे भी यूज़ हो रहा है, ये बी सी इस जगह यूज़ हो रहा है, तो ये बी सी इस जगह पे भी यूज़ हो रहा है। यानी सेम प्रॉब्लम मल्टीपल प्लेसेस पर यूज़ हो रही है। तो अगर एक को स्टोर करके रख देंगे तो उसके रिजल्ट को हम क्या कर सकते हैं, बाद में यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो मल्टीपल जगह पर सेम प्रॉब्लम यूज़ हो रही है उसको ही बोलते हैं ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स। तो अब जैसे यहाँ पर भी इसमें भी आप देखें कि ये 5 कॉम्बिनेशन बने। तो 5 कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा है कि जैसे यहाँ पर सी डी को पहले मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसमें भी सी डी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पर ए बी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और यहाँ पर भी ए बी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो जब सेम प्रॉब्लम मल्टीपल प्लेस पर यूज़ हो रही है तो उसको बोलते हैं ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम। तो अब मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन पर हम क्या लगा सकते हैं, डायनेमिक प्रोग्रामिंग अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए हम सब फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे कि कैसे डायनेमिक प्रोग्रामिंग अप्लाई करें और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैलकुलेट करें। अब फार्मूला डिराइव कर रहे हैं डायनेमिक प्रोग्रामिंग को यूज़ करने के लिए। तो रिकर्सिव फार्मूला डिज़ाइन करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 3 मैट्रिसेस लिए, A1, A2, A3। ठीक है, इन तीनों को मुझे मल्टीप्लाई करना है और उस ऑर्डर में मल्टीप्लाई करना है कि मेरे मिनिमम नंबर ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म हो। तो मेरे पास 2 चॉइसेस हैं। ठीक है, मुझे जिसमें भी कम ऑपरेशंस लगेंगे मैं उस पैरेंथेसिस को चूज़ करूँगी। अगर इसमें स्केलर नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन कम होंगे तो मैं इसको चूज़ करूँगी, और अगर इसमें कम हुए तो इसको चूज़ करूँगी। तो परफॉर्म कैसे होने वाला है, फॉर्मूला कैसे डिराइव होने वाला है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पर जो A1 का डायमेंशन है वो है 2x3, A2 का है 3x4, A3 का है 4x2। इन डायमेंशन को हम अलग वेरिएबल में स्टोर कर देते हैं। इसको बोल देते हैं D0। ये सेम है तो इसको बोल देते हैं D1 D1। ये दोनों सेम है तो इसको बोल देते हैं D2 D2, और इसको बोल देते हैं D3। तो अब मेरी D0 की वैल्यू हो गई 2, D1 की वैल्यू हो गई 3, D2 की वैल्यू हो गई 4 और D3 की वैल्यू हो गई है 2। ये मेरे डायमेंशंस लिख दिए हैं। यहाँ पर आप देखें तो ये वैल्यू सेम है, ये वाली वैल्यू सेम है, यानी ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर पॉसिबल है। फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम की वैल्यू सेकंड मैट्रिक्स के रो के बराबर होनी चाहिए, फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम की वैल्यू सेकंड मैट्रिक्स के रो के बराबर होनी चाहिए। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तो पॉसिबल है। अब इनको मल्टीप्लाई करना है। तो पहला कॉम्बिनेशन ये बनाया है और दूसरा कॉम्बिनेशन ये बनाया मैंने। तो अगर पहले कॉम्बिनेशन की बात करें तो यहाँ पर लिखा है कि फर्स्ट और सेकेंड मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो कॉस्ट निकलेगी उस कॉस्ट को हम डिनोट कर देते हैं कॉस्ट ऑफ 1 to 2। यानी उस कॉस्ट को हमने किससे डिनोट कर दिया है, 1 से 2 को डिनोट कर दिया, 1 to 2 को डिनोट कर दिया, 1 to 2 से। और ये जो A3 है, अब ये सिंगल मैट्रिक्स है, अगर इसको मल्टीप्लाई किसी से भी नहीं करना है तो नंबर ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन कितने होंगे, 0 होंगे। ठीक है, तो ऐसा बोलते हैं कि यहाँ पर इसके नंबर ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन है कितने, 0। और उस 0 को 0 से रिप्रेजेंट करने की बजाय इसको हम लिख देते हैं कॉस्ट ऑफ 3 to 3। यानी आप थर्ड मैट्रिक्स को किसी से भी नहीं मल्टीप्लाई कर रहे हैं, खुद से थर्ड मैट्रिक्स को किसी से भी मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं। तो ये सिंगल मैट्रिक्स है, इसलिए हमने इसको यहाँ लिखा है 3,3। और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट और सेकेंड मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो कॉस्ट ऑफ 1 to 2 लिखा है। ठीक है, ये वाली कॉस्ट तो मेरी ऑब्वियसली 0 है और इस वाली कॉस्ट को मुझे कैलकुलेट करना है। इसके बाद जब ये कॉस्ट निकल जाएगी तो मुझे इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, इससे मल्टीप्लाई करना है।
ठीक है। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो आएगी उसका डायमेंशन क्या होगा। जैसे ये A1 है तो इसका A1 का डायमेंशन कितना है, D0 D1, और A2 का डायमेंशन कितना है, D1 D2। तो इसका मतलब जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो डायमेंशन क्या रिमेनिंग रहेगा, रिजल्टेंट मैट्रिक्स का डायमेंशन क्या रहेगा, D0 D2। ठीक है। फिर जब इन ये वाली जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है उसको किससे मल्टीप्लाइड करेंगे, A3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो A3 का डायमेंशन कितना है, D2 D3। ठीक है। जब A3 और ये दोनों रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो इससे बनेगी वो दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो हमारा नंबर ऑफ ऑपरेशंस कितने हो जाएंगे। ये जो है इसका डायमेंशन है D, इसको इधर और लिख देती हूँ, D0 D2, और इसका डायमेंशन आएगा हमारा D2 D3। तो नंबर ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन कितने हो जाएंगे, D0 मल्टीप्लाइड बाय D2 मल्टीप्लाइड बाय D3, और ये वाली वैल्यू किस में जुड़ जाएगी, इसमें जुड़ जाएगी। तो इसको वापस ऐड करके लिख देते हैं, D0 मल्टीप्लाइड बाय D2 मल्टीप्लाइड बाय D3। ठीक है। अब इसकी बात करते हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है, फर्स्ट मैट्रिक्स को किसी से भी मल्टीप्लाई नहीं करना है। तो जब किसी से भी मल्टीप्लाई नहीं करना है तो नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन कितने रहेंगे, 0 रहेंगे। तो इस कॉस्ट को हम किससे डिनोट कर देते हैं, कॉस्ट ऑफ 1,1 से डिनोट कर देते हैं। ठीक है। और ये वैल्यू बाद में क्या रहेगी, 0 रहेगी, पर फॉर्मूला डिज़ाइन करना है, इसलिए अभी फ़िलहाल क्या लिखा है कि जो सिंगल मैट्रिक्स है उसको किसी से मल्टीप्लाई नहीं करना है, तो उसकी कॉस्ट को डिनोट किससे कर दिया है, इसके मैट्रिक्स के नंबर से ही डिनोट कर दिया। और इसकी कॉस्ट को लिख देते हैं कॉस्ट ऑफ 2 to 3। जो इसका रिजल्ट आएगा उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, A1 से मल्टीप्लाई करना है। तो A2 और A3 जब मल्टीप्लाई होंगे, जैसे ये A2 है और ये A3, A2 के डायमेंशन है D1 और D2 और A3 के डायमेंशन है D2 और D3। जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो डायमेंशन क्या बच जाएंगे, D1 और D3, यानी इसके डायमेंशन हो जाएंगे D1 और D3, और A1 के डायमेंशन है हमारे D0 D1। तो जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, ये इसका रिजल्ट और इससे मल्टीप्लाई होगा, तो रिजल्टेंट स्केलर मल्टीप्लिकेशन कितने परफॉर्म करने पड़ेंगे, स्केलर मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करने पड़ेंगे D0 मल्टीप्लाइड बाय D1 मल्टीप्लाइड बाय D3। ये पहले कैलकुलेट करके बताया था मैंने आपको। ठीक है। मैं एक बार और बता देती हूँ आपको। ये रहा, अगर ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट मैट्रिक्स के रो की वैल्यू सेकेंड मैट्रिक्स की, दोनों का कॉलम सेम है इसलिए यहाँ सिंगल टाइम लिखा है, और ये किसकी वैल्यू है, सेकेंड मैट्रिक्स के कॉलम की वैल्यू है। तो ये इनका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। जब इस रिजल्ट को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 × 6 × 2। क्यों, क्योंकि इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका डायमेंशन, ये बीच वाली वैल्यू हट जाती है, और रिजल्टेंट मैट्रिक्स का डायमेंशन कितना रहता है, 5 × 6 रहता है। ठीक है। और 5 × 6 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 × 2 से। तो टोटल नंबर ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन कितने रहेंगे, 5 × 6 × 2। ये मैंने आपको शुरुआत में भी एक्सप्लेन करा था। तो ये अब मेरे इसकी कॉस्ट आ गई और ये मेरे इसकी कॉस्ट आ गई। अब इस कॉस्ट को देखें, अगर इसको हम बोल देते हैं ये आई है, ठीक है, और यहाँ पर 1 क्या है, आई रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इधर भी 1 को हम किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं, आई से। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है, यानी यहाँ वैल्यूज चेंज है। और इधर देखें तो ये 3 है और ये भी 3 है, इसको डिनोट कर देते हैं J से, इसको भी ले लेते हैं J से। ठीक है। तो अब इसको मान लेते हैं कि ये K है और इसको मान लेते हैं ये K+1 है। तो यहाँ पर भी ये क्या हो गया, K हो गया, और यहाँ पर भी ये क्या हो गया, K+1 हो गया। तो अब हमारा ये जो फॉर्मूला है वो कैसे कन्वर्ट हो गया कि आप इसको ऐसा लिख सकते हैं कि ये कॉस्ट ऑफ क्या हो जाएगी, यहाँ पर कितनी मैट्रिक्सेस है, 1 2 3, तो यहाँ पर पहले लिख देते हैं कॉस्ट ऑफ I1, 3, क्योंकि हमें क्या निकालना है, इन तीनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने की कॉस्ट ही निकालनी है, उसको मैंने लिख दिया कॉस्ट ऑफ 1, 3, जो ये है हमारी, एक साइड ये निकल रही है और एक साइड ये निकल रही है। जब पहला कॉम्बिनेशन ये है और दूसरा कॉम्बिनेशन ये है, तो अब 1 को हम क्या लिख रहे हैं, I, और 3 को क्या लिख रहे हैं, J। तो ये क्या हो गया, फॉर्मूला क्या हो गया, कॉस्ट ऑफ I, J ठीक है। इन दोनों में से अब हम क्या लेंगे, जिसमें भी मिनिमम नंबर ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन लेंगे वो हमारा क्या होगा, बेस्ट चॉइस होगी ऑप्टिमल सॉल्यूशन के लिए। ठीक है। तो हम यहाँ बोल देते हैं कि हमें इन दोनों में से क्या लेना है, मिनिमम लेना है।
किन दोनों में से मिनिमम लेना है? इन दोनों में से। अब ये दोनों की वैल्यूज़ क्या क्या हो जाएगी? ये दोनों की वैल्यू हो जाएगी कि कॉस्ट ऑफ क्या क्या सेम हो गया, देखिए यहाँ पर आई है, यहाँ पर जे है, ये के है, k+1 है, ऑलमोस्ट सेम है, बस ये वाली वैल्यूज़ चेंज है। ये वाली वैल्यू क्या है? D0, D2, D3, D0, D1, D3। अगर D0 की बात करें तो D0 कैसे निकाल सकते हैं? I कितना है? 1 है, तो ये कितना हो जाएगा? I-1। यहाँ पर भी ये कितना हो जाएगा? I-1। ये मेरा क्या हो जाएगा? DJ हो जाएगा। और ये कितना है? एक बार 1 है और एक बार क्या है? 2 है। तो इसका मतलब k मेरे पास दो चॉइसेस में आ गया। k कितना आ गया? एक बार 2 होगा और एक बार मेरा क्या होगा? 1। तो अब फॉर्मूला लिख रहे हैं, यहाँ लिख रहे हैं I2k प्लस कॉस्ट ऑफ k+1, j प्लस D0, सॉरी 0 को लिख रहे हैं I-1 मल्टीप्लाइड बाय DK मल्टीप्लाइड बाय DJ। ठीक है, और k किस किस के बीच में होगा? जो आपने देखा कि k क्या है, यहाँ पर k है, यहाँ पर k है 2 और 3, यहाँ पर k है 1 और 2। ठीक है, तो k की वैल्यू क्या रहेगी आपकी? k की वैल्यू रहेगी आपकी कि k की वैल्यू इस साइड देखें तो ये 2 है और इस साइड देखें तो ये 1 है। यहाँ तो k+1 है, इस जगह भी k+1 है। तो k की चॉइस हमारे पास कितनी है? k या तो 1 हो सकता है या k हमारे पास क्या हो सकता है? 2 हो सकता है। तो k को हम बोल देते हैं कि या तो ये i के बराबर हो सकता है या फिर क्या होगा? ये j से छोटा होगा। तो ये मेरा क्या हो गया? रिकर्सिव फार्मूला डिराइव हो गया। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये 3 मैट्रिसेस थी, इन तीनों को मल्टीप्लाई करना था, तो मेरे पास 2 चॉइसेस थी। इन दोनों चॉइस में जो मिनिमम मिलेगी मुझे उसको चूज़ करना है। ठीक है, तो ये जो दोनों चॉइसेस आई हैं उसको मैंने कंबाइन करके फार्मूला लिख दिया। एक जगह मेरा क्या होगा? k की वैल्यू क्या रहेगी? 1 रहेगी, तो फॉर्मूला कौन सा वाला बन जाएगा? ये वाला बन जाएगा। एक जगह मेरी k की वैल्यू क्या रहेगी? 2 रहेगी, सॉरी, जब k की वैल्यू 2 रहेगी तो फॉर्मूला मेरा ये बन जाएगा, और जब k की वैल्यू 1 रहेगी तो मेरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा? ये वाला बन जाएगा। और मुझे उन दोनों में से क्या चूज़ करना है? मिनिमम चूज़ करना है। तो अब मेरा डायनामिक प्रोग्रामिंग के थ्रू मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला डिज़ाइन हो चुका है। रेकरेंस रिलेशन मैंने डिज़ाइन कर दिया है। अब मुझे इनका यूज़ करते हुए पहले मुझे स्मॉलर सब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना है, उसके बाद उस स्मॉलर सब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यूज़ करते हुए बिगर सम प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैलकुलेट करना है। तो स्मॉलर सब प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन कैलकुलेट करेंगे वो हम एक टेबल में स्टोर करेंगे। अब इसको मैं आपको एक एग्जांपल की तरह एक्सप्लेन कर देती हूँ।